दोस्तों, वेलकम टू बीर एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का पार्ट 3। उसमें क्या पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को? उसमें पढ़ाऊँगा यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। अब ये दोस्तों यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम लोग होते हैं राज्य तो पढ़ लेते हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा कवर करा दूँगा। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सबके आंसर दे देंगे। और मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि यूनियन टेरिटरीज़ में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। तो दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी होती है उस पर यूनियन मतलब केंद्र सरकार राज्य करती है। केंद्र सरकार राज्य करती है, ठीक है। अब केंद्र में जिसकी भी सरकार होगी, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, वो इस पर राज्य करेगी। लेकिन क्या करेगी वो? लेकिन वो रोज़ रोज़ तो देखने जाएगी नहीं, इसलिए किसी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर देगी वहाँ शासन करने के लिए। लेकिन वो शासन करेगा, वो कौन हो सकता है? हाँ दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों रिटायर्ड IAS या फिर IPS अधिकारी हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ शासन करेगा, लेकिन वो दोस्तों यहाँ शासन तो करेगा, लेकिन जो शासन करेगी मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगा। उससे पूछे बिना कोई काम नहीं करेगा। जैसे मुख्यमंत्री होता है राज्य का, तो मुख्यमंत्री के पास पूरी शक्ति होती है कि वो अंदर से तो अपनी पावर का स्ट्रांग होता है। वो जैसे कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने राज्य के बारे में और कुछ भी संशोधन कर सकता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी में जो IAS या IPS अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है, वो केंद्र सरकार के बिना कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, क्योंकि वो केंद्र सरकार के ही द्वारा नियुक्त किया जाता है और केंद्र सरकार ही यूनियन टेरिटरी में शासन करती है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में इतना जानना है। और मैं बता दूं, एक शर्त और होती है। और जो यूनियन टेरिटरी है, हाँ, वो अनुच्छेद 239 से आर्टिकल, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, आर्टिकल 239 से 242 तक आती है यूनियन टेरिटरीज़। उसमें अपनी 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। 8 UT हैं अपनी। और मैं बता दूं आपको, और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं उनमें एक अपवाद भी है। जैसे मैं आपको कह रहा था IAS या IPS अधिकारी वहाँ शासन कर सकता है, लेकिन करता है मतलब। और लेकिन अपवाद क्या है? दिल्ली एक अपवाद है। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में CM भी होता है, ठीक है, और राज्यपाल भी होता है। तो ये वहाँ का अपवाद है। लेकिन आपको किसी एक न एक अपवाद तो होता ही। तो आपको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनमें ना ही गवर्नर होता है और ना ही CM होता है, केवल दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली एक अपवाद है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे में। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक्स पर। चलिए, पहला है अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। और इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। और इसके चीफ सेक्रेटरी कौन है दोस्तों? चेतन भूषण संघाई। और जिलों की संख्या दोस्तों है यहाँ 3। और अंडमान निकोबार जो दोस्तों है, अगर आप ये पूछें कि आपने ग्रेट निकोबार के बारे में नहीं बताया और अंडमान के बारे में नहीं बताया, तो ये सब दोस्तों ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के। ये सब जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तब आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, मतलब अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दमन दीव और दादरा नगर हवेली। अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इनके बारे में पहले दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था और दादरा नगर हवेली
अलग था, ये अलग अलग थे, लेकिन अब एक ही कर दिए गए। क्यों कर दिए गए? ये इसलिए कर दिए गए एक, क्योंकि दमनदीप का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम था, इसलिए मतलब बहुत छोटा क्षेत्र आता था, इसके लिए अलग अलग व्यय करना पड़ता था। अब क्या होगा? अब दादरा नगर हवेली में इसे शामिल कर दिया गया, तो इसका जो अतिरिक्त खर्चा होगा, जैसे यहाँ अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उनका खर्चा, उनकी सैलरी वगैरह ये सब दी जाती थी प्रॉपर। लेकिन अब क्या होगा? अब अगर ये शामिल कर दिए गए तो अब वो खर्चा बच जाएगा और यहाँ पर एक ही प्रशासनिक अधिकारी शासन करेगा। तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? मतलब प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्त हैं यहाँ, वो हैं दोस्तों प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है। और यहाँ की राजधानी है दोस्तों दमन, और जिलों की संख्या है यहाँ 3। ठीक है, आपको इसके बारे में इतना जानना पर्याप्त है। और चलते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में क्या है? लक्षद्वीप, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है लक्षद्वीप के बारे में, जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी वो ही हैं जो कहाँ के हैं, जो वहाँ के हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इसके जो दमन और दीप के हैं और दादरा नगर हवेली के। क्यों हैं? क्योंकि अभी यहाँ नियुक्ति होनी है। ठीक है, इसलिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यही हैं। अब जब नियुक्ति हो जाएगी तो ये अलग कर दिए, मतलब इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और जब नियुक्ति हो जाएगी तब ये नहीं रहेंगे। ठीक है, और इसकी राजधानी है दोस्तों कवरत्ती, और जिलों की संख्या यहाँ 3, और आधिकारिक भाषा, मतलब यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम और अंग्रेजी। ठीक है, आपको इसके बारे में बस इतना ही जानना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दोस्तों, मतलब ये कौन है? ये रिटायर्ड IPS है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके? विजेंद्र पाल सिंह, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है, और आधिकारिक भाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी है। और चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? पंजाबी लोग रहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है केंद्र शासित प्रदेशों में, वो दिल्ली के बाद चंडीगढ़ की है। ठीक है, साक्षरता जो है, मतलब लिटरेसी रेट, वो सबसे ज़्यादा दिल्ली के बाद है, दिल्ली के बाद इसकी है, दिल्ली के बाद है चंडीगढ़ की। सही है, दिल्ली के बाद। चलिए अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लद्दाख। तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अब लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना था, किससे अलग हो गए दोस्तों? तो लद्दाख बना था दोस्तों J&K से अलग हो गए। ठीक है, किससे अलग होके बना था? जम्मू एंड कश्मीर से अलग होके। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और ये भी दोस्तों एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सही है, तो दिल्ली और लद्दाख 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपवाद हैं। ठीक है, किसके? क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री होता, वो मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ गवर्नर है लक्षद्वीप में, और दिल्ली में मुख्यमंत्री गवर्नर दोनों हैं, इसलिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, मैं आपको अभी समझा ही चुका हूँ। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है लेह, और आधिकारिक भाषा है जो इसकी दोस्तों वो है हिंदी और अंग्रेजी, और जिलों की संख्या है यहाँ दोस्तों 2। ठीक है, बस आपको इसके बारे में इतना जानना पर्याप्त है। और अब चलते हैं अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ। तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों पुदुचेरी। अब पुदुचेरी की जो राजधानी है दोस्तों वो है पांडिचेरी। कैसे? आप पुदुचेरी और पांडिचेरी में बहुत कंफ्यूज होते होंगे, तो मैंने आपको एक बार करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया भी था। तो पुदुचेरी जो है दोस्तों, तो पुदुचेरी को पांडिचेरी नहीं कहते हैं, पुदुचेरी की जो राजधानी है, कैपिटल, वो है पांडिचेरी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ जिलों की संख्या है दोस्तों 1, और यहाँ की आधिकारिक भाषा है दोस्तों अंग्रेजी। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो पांडिचेरी है वो ऐसा राज्य है
जहाँ के लगभग 99% लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। अंग्रेजी मतलब आधिकारिक भाषा है, तो आप कहोगे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आधिकारिक भाषा है तो अंग्रेजी ही बोलें सब लोग। लेकिन यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ 99% लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और राजधानी है दिल्ली और जिलों की संख्या है दोस्तों यहाँ 11। ठीक है, अब मैं आपको दिल्ली के बारे में और बता दूं। तो दिल्ली जो है दोस्तों, दिल्ली जो है यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, मैंने आपको बताया ही था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे अलग होता है गवर्नर से, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दोस्तों होता है वो कोई सेना का अधिकारी हो सकता है, कोई सेना का रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है, रिटायर्ड ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर में इतना फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपके केंद्र शासित प्रदेश पूरे हो गए और जो जम्मू कश्मीर आपका रह गया था वो मैंने आपको कवर करा दिया था राज्यों में। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लें और जानने की कोशिश भी करा करिए आप लोग अपने आप, और मैं तो बता ही देता हूँ। और अगर जम्मू कश्मीर के बारे में कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस अब केंद्र शासित प्रदेश इतने ही हैं आपके। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले पार्ट में।